हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ने वाले हैं। ये बुक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं और यूजीसी नेट में तो हर बार इससे 3 से 4 प्रश्न आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बुक की भूमिका को पढ़ेंगे क्योंकि इस बुक की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पेपर में पूछे भी गए हैं। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अफसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। तो रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को वृत्त संग्रह बोला है और डॉक्टर ग्रियर्सन के ग्रंथ को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। शिव सिंह सेंगर की ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज था। और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 838 कवियों को लिया था और इसी तरह डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को लिया है। ये फैक्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके बारे में। और डॉक्टर ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है। हिंदी भाषा के प्रथम इतिहास के नाम से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से किया है। इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ ये ग्रंथ। इतना आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ में ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक की खोज को अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों का अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया। तो पहले तो काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने 1900 में सरकार की आर्थिक सहायता से 1900 में इन पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और 1911 में इन्होंने उन सारी सामग्री को इकट्ठा करके 8 रिपोर्टों में प्रस्तुत किया। फिर इसी सामग्री का उपयोग मिश्र बंधुओं ने किया है और अपना ग्रंथ लिखा है मिश्र बंधु विनोद, जिसके 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ और इसके चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं, तो ये 4 भाग हैं मिश्र बंधु विनोद के। ये पेपर में प्रश्न आया था। और मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं: सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। सुख, श्याम, गणेश, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन आता है। और इन्होंने अपने ग्रंथ में 4591
कवियों को शामिल किया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब से विश्वविद्यालय में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य की विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य का स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं की हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वर्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो ये यूजीसी नेट में पूछा गया था प्रश्न, और पूछा गया था कि ये किस इतिहासकार का पंक्ति है। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थितियों के अनुसार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री में जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। ये पंक्ति इसकी इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। यहाँ पे शुक्ल जी कह रहे हैं कि काल विभाग का निर्धारण उन्होंने इस तरीके से किया है कि जिस काल विभाग के अंदर एक विशेष ढंग की जो बुकें हैं वो ज़्यादा थी, एक ही कंटेंट की बुकें जिस काल में ज़्यादा थी उसके हिसाब से उस काल का नामकरण, उन बुकों के हिसाब से उस काल का नामकरण किया गया है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वह परिमाणों में प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होंगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और सब ढंग की पुस्तकें मिलकर 20 ही क्यों ना हो, मिलकर 20 हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जिस कंटेंट की एक ही तरह कंटेंट की पुस्तकें ज़्यादा होंगी तो उसी के हिसाब से उन्होंने उस काल का नामकरण किया है। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। तो दूसरी बात वो बता रहे हैं कि किसी काल में अगर किसी पुस्तक की प्रसिद्धि चली आती है, एक ही ढंग की पुस्तक जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उन पुस्तकों के हिसाब से भी उस काल का नामकरण किया है। एक तो हो गई, एक कंटेंट की पुस्तकें ज़्यादा मिल गई तो उसके हिसाब से उन्होंने काल का नामकरण कर दिया,
और दूसरा उन्होंने बताया है कि पुस्तकों की प्रसिद्धि, एक ही कंटेंट की पुस्तकें अगर ज़्यादा प्रसिद्ध हैं तो उस पुस्तकों के आधार पे उस काल का नामकरण कर दिया गया है। दो तरह से काल का नामकरण किया है शुक्ल जी ने। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देशभाषा यानी बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। तो यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है कि जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी ग्रंथों को इतिहास की कोटि में नहीं रखा है, यह किस इतिहासकार ने नहीं रखा है इतिहास की कोटि में? तो ये हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाले रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं: विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो शुक्ल जी यहाँ पे कह रहे हैं कि साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं और इन पुस्तकों का नाम दिया है उन्होंने। और देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं: हुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, आल्हा का मूल रूप, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। इन 8 पुस्तकों को उन्होंने देश भाषा काव्य के अंतर्गत रखा है। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बिसल देव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं, यानी कि विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ और बिसल देव रासो, अगर इन 3 ग्रंथों को छोड़ दिया जाए तो ये सारे ग्रंथ जो हैं वीरगाथात्मक हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। इसी आधार पर इन्होंने इसका नाम, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रख दिया है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। पहली है भगवद गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, संवत्सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रामा, रैवतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई और उवेश माला कहा या उपदेश माला। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी भाषा से स्पष्ट है। नंबर 1 की रचना यानी भगवद गीता के विषय में यहाँ पे कह रहे हैं: ते ही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चिताई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊ। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्रकृत भाषा और कहीं चौपाई देकर ही अवध या बैसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थॉट और विचार को फीलिंग कहते हैं, यदि उद्धत पदों को संवत 1000 क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। पुस्तक की संवत सूची पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें से 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं, यानी कि वृद्ध नौकार, जम्बू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपई और उवेश माला कहा, ये जैन धर्म तत्व निरूपण की पुस्तकें हैं और साहित्य कोटि में नहीं आती हैं, जो कि ये पहले भी कह चुके हैं कि जैनों की जो पुस्तकें हैं वो साहित्य की कोटि के अंतर्गत नहीं आती हैं। और नंबर 6 की पुस्तक यानी अनन्य योग जो है वो योग की पुस्तक है, और नंबर 3 और नंबर 4 केवल नोटिस मात्र हैं, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है।
एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं, निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई। उनकी एक दूसरे से अलग अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह से दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में भी आ जाएंगी। यानी कि शुक्ल जी ने भक्ति काल को 2 भागों में डिवाइड किया है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। फिर निर्गुण धारा को 2 भाग में डिवाइड किया है, प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। फिर सगुण धारा को 2 भागों में डिवाइड किया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस तरीके से वो बता रहे हैं। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका विभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता, जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। ये पंक्तियां पेपर में पूछी गई थी। ये किस इतिहासकार की हैं। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यावलोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। ये पंक्तियां भी पेपर में आ चुकी हैं। अगर आप लोगों को इस बुक के PYQs चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को इस बुक के PYQs को करवा दूंगी। और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। यानी रीतिकाल का जो विवरण है वो उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, ये यहाँ पे शुक्ल जी बताना चाहते हैं। तो ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जा सकता है कि रीतिकाल का जो विवरण है वो शुक्ल जी ने कहाँ से लिया है, तो उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया गया है, जैसे ठाकुर दीन दयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए हैं या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इसमें मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही जरूरी से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी की अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवि के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह आवश्यक है कि उनमें कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये भी पंक्ति पेपर में आ चुकी है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना है।
क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। पर जी ना माना वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया है। इस बुक के आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को नोट्स दूं इस बुक के, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी इस बुक के नोट्स। जिससे मैंने अपने JRF के टाइम पे जो नोट्स बनाए थे वो मैं आप लोगों को दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाशाली लेखकों तथा कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है, इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। कवि और लेखकों के नामोल्लेख के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की और अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। ये प्रश्न यूपी TGT में पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में प्रकाशित हुआ था और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में निकला था ये हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। इस अलग पुस्तककार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं। विशेषता आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित्र और शारंगधर कृत हमीर रासो। हमीर रासो का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पुलटते मुझे हमीर के युद्ध वर्णन वाले कई बहुत ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण मिले हैं। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद शारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को पल्लवित इसलिए करना पड़ा जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि व्रत मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। अतः आधुनिक काल की शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्टें भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर उलटनी पलटनी पड़ी हैं। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी गोविंद रत्नमाला। यहाँ पे शुक्ल जी बता रहे हैं कि उन्होंने किन किन बुकों से सहयोग लिया है। तो पहली बुक तो हो गई ये मिश्र बंधु विनोद, दूसरा ये वो बता रहे हैं हिंदी गोविंद रत्नमाला। फिर तीसरी बुक है श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी। फिर श्री वियोगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार। तो टोटल उन्होंने 4 बुक से सहयोग लिया है और यहाँ पे उसका विवरण भी दिया है। से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए हैं। तो पेपर में प्रश्न आ सकता है कि आधुनिक काल का प्रकरण लिखने में शुक्ल जी ने किससे सहायता ली है, तो पंडित केदारनाथ पाठक से। पर आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ।
धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं उनके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई हैं उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। रामचंद्र शुक्ल, काशी, आषाढ़ शुक्ल 5, 1986। यहाँ से इनके पहले संस्करण की भूमिका खत्म होती है। आप लोग मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है, हिंदी भाषा में जो प्रथम इतिहास लिखा गया था वो किसने लिखा था। अब ये है दूसरे संस्करण की भूमिका। कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर वज्र यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया था। यहाँ पे शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि जो कबीर ने जो निर्गुण पंथ निकाला था उसका कहीं ना कहीं मार्ग ये वज्र यानी सिद्ध और नाथपंथी योगी पहले से ही निकाल चुके थे, उसी का इन्होंने आगे प्रचार किया है कबीर ने। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं को साहित्य की कोटि के अंतर्गत नहीं रखा है किसी इतिहासकार ने, तो शुक्ल जी ने नहीं रखा है। और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है, क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। रीतिकाल के सामान्य परिचय, हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास, इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है कि संशोधित और प्रवर्तित रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो दूसरा संस्करण है वो 1997 में आया था। अब हम लोग जो है इसकी विषय सूची देखेंगे इस बुक की, क्योंकि इस बुक की विषय सूची से भी प्रश्न पेपर में पूछा गया था। प्रश्न इस तरह के था कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरणों में विभाजित किया है। तो आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देशभाषा काव्य और फुटकल रचनाएं। और भक्ति काल को 6 प्रकरणों में विभाजित किया है। निर्गुण धारा, सामान्य परिचय पहले है, फिर है निर्गुण धारा, यह है ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, फिर सगुण धारा में है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और फिर भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। फिर उत्तर मध्यकाल को उन्होंने केवल 3 प्रकरणों में विभाजित किया, सामान्य परिचय, रीति ग्रंथकार कवि और रीतिकाल के अन्य कवि। फिर आधुनिक काल को उन्होंने 2 ही प्रकरणों में बांटा है केवल, सामान्य परिचय, गद्य का विकास और गद्य साहित्य का आविर्भाव। ये PDF को मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर दे दूंगी, तो वहाँ से आप लोग इसको पूरा देख सकते हैं। अब हम लोग इसके काल विभाग को देख लेते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये पंक्ति जून 2024 वाले एग्जाम में पूछी गई थी।
आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। तो यूपी पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्षों के इतिहास को अपने इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित किया है, तो 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने सम्मिलित किया है। तो वो 4 कालों में विभक्त करते हैं, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। और इसका नामकरण उन्होंने किया है, आदिकाल को वीरगाथा काल बोला है, भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल बोला है। वीरगाथा काल का समय है 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 और रीति काल का समय है 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से 1984। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें, उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे जिन्हें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का भी उल्लेख होगा। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि किसी भी काल में पहले उन रचनाओं को दिया जाएगा जो रचनाएं उस समय में ज्यादा पॉपुलर थी, यह जिन रचनाओं के आधार पर उस काल का नामकरण किया गया है। अब हम लोग आदि काल को कल वाली वीडियो में देखेंगे और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।